आप सभी जानते होंगे कि इस सृष्टि की रचना में विभिन्न प्रकार के कालक्रमों का योगदान रहा है। जैसे कि हम इतिहास के अंदर अध्ययन करते हैं तो इसके अध्ययन के क्रम को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग कालखंडों में उसको डिवाइडेशन करते हैं। हमने अध्याय संख्या 1 के अंदर जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम जानते हैं, उसके बारे में देखा कि किस तरीके से उसकी खोज हुई थी और जिससे भारतीय इतिहास का क्रम है वो 3000 वर्ष पहले चला गया था। और इसके अलावा उसके अन्य जितने भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उन सारों को विस्तृत रूप से हमने उसमें देखा था। आज के इस पार्ट में उससे आगे का समय, तो इस आगे के समय बढ़ने से पहले मैं एक आपको कालक्रम से परिचित करवाना चाहूँगा। उसके बाद हम इस आज का टॉपिक हमारा जो है राजा, किसान और नगर। तो देखो राजा, तो उस हड़प्पा वाले टॉपिक में, जिस हड़प्पा वाले टॉपिक से मैं प्रारंभ करता हूँ तो वो 2600 ईसा पूर्व से कहाँ तक था, 1900 ईसा पूर्व। तो इस काल में हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि वहाँ शासन व्यवस्था कैसी थी, राजा लोग था या पुरोहित राजा जैसे कल्पना देखी थी, या कोई कबीले का सरदार शासन कर रहा होगा या गणराज्य रहा होगा, या कैसी व्यवस्था थी, इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। उसके बाद में 1900 ईसा पूर्व से लगाकर 1300 ईसा पूर्व का जो समय है, जिसे हम उत्तर हड़प्पा काल के नाम से या फिर अंधकार के युग के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हड़प्पा काल के अंदर लिपि का विकास हुआ था, वैसे इस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ। और जितनी सांस्कृतिक विशेषताएं हमें हड़प्पा की प्राप्त होती है, वहाँ के जो पुरातात्विक जो स्रोतों से हमें मिलती है, वैसे इस समय की इतनी ज़्यादा हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और मानव सभ्यता का ये पतन का काल रहा होता है। और उसके बाद जब नेक्स्ट हम इतिहास को हम देखते हैं तो 1000 से लगाकर 1500 से लगाकर 600 ईसा पूर्व का जो काल है, जिसको हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब इस काल को भी हम दो भागों के अंदर बांटते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल ऋग्वेदिक काल, यानी इस काल में जो आर्यों का मुख्य ग्रंथ ऋग्वेद था। और उसके बाद में जब अन्य 3 वेदों की रचना हुई, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय है, उसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम इतिहास का क्या करते हैं, अलग अलग भागों में हम डिवाइडेशन करते हैं। और जो 600 ईसा पूर्व के बाद का समय है, यानी 600 ईसा पूर्व से लगाकर 322 ईसा पूर्व का, 600 ईसा पूर्व से लगाकर 322 ईसा पूर्व का समय, कहीं 323 ईसा पूर्व बनता है, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना तक का समय हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम समय का जो पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्था, जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की हम देखने का प्रयास करेंगे। यानी मौर्य साम्राज्य के बाद में हम जो मौर्योत्तर काल है, फिर गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है, यानी हर्षवर्धन का जो समय है, तो वहाँ तक ऐसे हमारा टाइम पीरियड धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसके बाद राजपूत काल आता है और उसके बाद में फिर मध्यकाल आ जाता है और मध्यकाल के बाद आधुनिक काल। तो इस तरीके से इतिहास का अलग अलग भागों में विभाजन होता है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखा था तो वहाँ राजा के, जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में भी बताया कि वहाँ शासन व्यवस्था कैसी थी, राजा था या कोई और था या सभी लोग मिलकर सामूहिक शासन चलाते थे, ऐसी कोई हमें जानकारी स्पष्ट नहीं मिली। लेकिन इस समय हम देखते हैं कि जो टाइम पीरियड हम देखेंगे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का, इस समय राजा यानी राजा और सम्राट जैसी पदवी हमें देखने को मिलती है, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। तो इस तरीके की जो फिर हम यहाँ धीरे धीरे कबीले से जो जन कहलाता है वो जन से जनपद, जनपद से महाजनपद और महाजनपद से क्या हो जाता है, एक साम्राज्य का निर्माण हो जाता है। वही सारी बातें हम देखेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से 16 जो महाजनपद थे उसमें से मगध जो जनपद है, उस जनपद का क्या हुआ था, उत्कर्ष हुआ था। फिर यहाँ देखेंगे इन राज्यों की स्थापना में, इन राज्यों को साम्राज्य में बदलने के लिए या राजाओं के स्थायित्व में किसानों का क्या योगदान था। द्वितीय जो नगरीकरण था वो नगरीकरण किस तरीके से बना, वहाँ किसानों का क्या योगदान था, उनका क्या रोल था और किस तरीके से ये नगर बने। क्योंकि प्रथम नगरीकरण का काल हम हड़प्पा सभ्यता को मानते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को, जबकि द्वितीय नगरीकरण जो भारतीय उपमहाद्वीप में वो हम मानते हैं, वो किसको मानते हैं हम,
वो हम मानेंगे इस 600 ईसा पूर्व के बाद का समय, यानी महाजनपद काल है। इस समय के बारे में हम देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों एवं विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका अपने चैनल स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी भी 80% से ज़्यादा व्यूवर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अब आप मेरे साथ इतिहास को रटे नहीं बल्कि समझे। ये पहला पार्ट है अध्याय संख्या 2 का। इससे पहले अध्याय संख्या 1 के सारे पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उससे आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लीजिए। और इस आज के पार्ट के अंदर पहला पार्ट है, थोड़ा लंबा हो सकता है। देखो समझाऊंगा मैं आपको अच्छी तरीके से। देखो मुझे ऐसी लाइनें पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर बच्चा मेरा जो कक्षा 12 के स्टूडेंट, इसके अलावा अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले भी इसको उतना ही महत्वपूर्ण तरीके से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डिफाइन करूँगा। देखो समय, अब देखो मैंने एक समय आपको कहा था फर्स्ट नगरीकरण का समय, है ना। देखो नगरीकरण पहले भी मैंने बताया था, और नगरीकरण का अर्थ क्या होता है, नगरों का उद्भव होता है। और आज हम इसमें देखेंगे द्वितीय नगरीकरण। तो सबसे पहले इन दोनों के अंदर अंतर क्या है। वैसे काफ़ी कुछ बातें मैंने आपको अभी भूमिका के अंदर जो बताई थी। अब देखो इन दोनों में हम पहले तो डिफरेंस देख लेंगे। कालक्रम मैं आपको बता चुका हूँ और इस अध्याय के लास्ट में भी हम देख लेंगे कालक्रम। अगर आपको नहीं चाहे तो थोड़ा सा उस कालक्रम की झलक मैं इस पॉइंट को समझाने के बाद भी आपको दिखा दूंगा। तो देखो प्रथम नगरीकरण हम कहते हैं हड़प्पा काल को, जो हड़प्पा सभ्यता का समय था, और द्वितीय नगरीकरण हम कहते हैं महाजनपद काल को। ये ईसा पूर्व 2600 से लगाकर 1900 ईसा पूर्व है, और ये वाला काल जो आपके हैं वो है 600 ईसा पूर्व के बाद का। 600 ईसा पूर्व से लगाकर 322 ईसा पूर्व तक का समय महाजनपद काल। हालांकि उसके बाद भी नगर रहे हैं, कुछ नगर उजड़े हैं, कुछ नए नगरों का निर्माण हुआ है, लेकिन ये सेकंड नगरीकरण के बाद में, मतलब इस समय लोग फिर से क्या हुए, एक जगह रहने लगे। अब इसमें थोड़ी सी पहले दोनों में हम समानताएं असमानताएं, इसमें संबंध क्या, उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो हमने देखा कि अगर पहला इनमें डिवाइडेशन हम करने बैठे तो हम एक चीज़ को लेंगे। देखो पुरातात्विक चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारी मृद भांड। तो मृद भांड यानी जो मिट्टी के जो बर्तन हैं वो उनमें अंतर देखते हैं। तो जो हड़प्पा काल से मिले वैसे कोई विशिष्ट अलग से नहीं है, लेकिन यहाँ से जो भी जितने भी साक्ष्य वगैरह मिले उनके और महाजनपद काल के साक्ष्य में अलग है। अगर मृदभांड की बात करें तो महाजनपद काल में NPW यानी नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी उत्तरी काले चमकीले जो मृदभांड परंपरा वो द्वितीय नगरीकरण से संबंधित है। इसके अलावा जो फर्स्ट नगरीकरण है उसके अंदर वैसे जो ब्लैक रेड वेयर है और जो भूरे गेरुए रंग का जो अधिकतर माना जाता है वो इससे संबंधित है। बाकी और भी कई सारे, तो इनमें ये अंतर है एक। तो दूसरा अंतर ये क्या देखेंगे हम, लिपि से संबंधित देखेंगे। इसको अंतर भी हम कहते। लिपि में हड़प्पा की लिपि मिली जिसको हम पढ़ नहीं पाए। उसके बाद में द्वितीय नगरीकरण के समय हमें लिपि मिली जो ब्राह्मी लिपि, जिसको पढ़ लिया गया है ना। और जो बीच का समय जो अंधकार का समय था, यानी जो हड़प्पा के बाद 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, उस काल की कोई लिपि अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। तो इस तरीके से दोनों काल में लिपि में भी अंतर हो गया। हड़प्पा की लिपि अब तक पढ़ी नहीं गई है, जबकि इस द्वितीय जो नगरीकरण है इसकी लिपि को पढ़ लिया गया है। अगर हम नगर की बात करें तो नगर का जो सर्वप्रथम उल्लेख हम देखते तो जो तैत्तिरीय उपनिषद है, उस तैत्तिरीय जो उपनिषद के अंदर हमें इस जो नगर शब्द है, इस नगर शब्द का सबसे पहले जो उद्भव हमें क्या है देखने को प्राप्त होता है। इसके अलावा भी हम देखते हैं जैसे बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ हैं त्रिपिटक से संबंधित है, दिग्निकाय हैं। तो ये सारी जानकारी हम एक स्टेप वाइज स्टेप आपको हर क्षेत्र के अंदर कंटिन्यूस समझाते हुए चलेंगे। तो ये कुछ दोनों के अंदर डिफाइन थे जो अलग अलग थे। इसके अलावा दोनों में एक ही चीज़ें थी कि नगरीकरण को जो विकास करने में मुख्य रूप से किसने भूमिका निभाई थी, जो अन्न का अधिशेष था, उस अन्न के अधिशेष ने प्रथम और द्वितीय नगरीकरण, और व्यापारिक गतिविधियों में भी ये कुछ समान चीज़ें जिनके कारण दोनों के अंदर नगरों का विकास हुआ। आप एक थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर एक्टिव रखिए और विचार कीजिए, क्या
व्यक्ति के पास, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार ही जैसे अनाज वगैरह का उत्पन्न करेगा या अन्य वस्तुएं बनाएगा, तो क्या व्यापारिक गतिविधियां हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। आपका आंसर यही होगा, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियां तभी होगी जब क्या होगा, किसी वस्तु का, अनाज का, सबका आदि से उत्पादन होगा। तो वैसा हमने हड़प्पा काल में भी देखा था, और इसी कारण वह व्यापार को गति मिली थी, और व्यापारिक गतिविधियों के कारण ही नगरों का विकास हुआ था। इसी कारण हो सकता है वहाँ कुछ राजनीतिक व्यवस्था रही हो, जिसके हमने पूर्व वाले पार्ट में हमने देखा था, नगर पालिका जैसी कुछ व्यवस्था। तो इसी कारण भी नगरों का विकास हुआ, और ऐसा हम वर्तमान नगरों के अंदर भी देखते हैं, और मध्यकाल के अंदर भी नगरों के अंदर देखते हैं। कुछ सैनिक महत्व के कारण बने, कुछ राजा लोग आए, तो राजा लोगों के कारण जो दुर्ग वगैरह उन्होंने बताए, उन दुर्गों के इर्द गिर्द भी नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ। और राजा लोगों ने अपने आसपास जो अपने सैन्य आवश्यकता या अन्य किसी भी जरूरत के अनुसार उन लोगों को बसाना शुरू कर, जैसा कि शुक्र नीति में भी हम दुर्ग वाले पार्ट के अंदर ऐसा ही हम देखने को मिलता है। लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी था। जैसे मुद्रा के अंदर हमें हड़प्पा काल के अंदर ऐसी कोई मुद्रा का जो साक्ष्य नहीं मिला, जबकि जो इस द्वितीय नगरीकरण के अंदर हमें आहत सिक्के भी मिले हैं। यानी मुद्रा से क्या होता था, व्यापार और भी आसान इस समय बन गया था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने दोनों में आपको कंपेयर करने का, यानी अंतर, समानताएं और असमानताएं बताने का प्रयास किया है। ये थोड़ा सा हम काल क्रम रेखा एक देख लेते हैं, उसके बाद हम इस अध्याय को शुरुआत से पढ़ेंगे। जो काल क्रम रेखा एक है, प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास, जिसमें लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व, जो इस अध्याय से संबंधित है। उससे पहले का मैंने आपको समय बता दिया, इसमें धान की रोपाई होती है, गंगा घाटी में नगरीकरण होता है। जो हम अभी जो टाइम पीरियड महाजनपद काल का देख रहे हैं, ये गंगा घाटी से ही संबंधित है। इसमें ये महाजनपद आला और आहत सिक्कों का इस समय विकास होता है। इससे ही हम आहत सिक्कों को हम पंचमार्क सिक्कों के नाम से जानते हैं। और लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व में मगध में शासकों की सत्ता पर पकड़ होती है। मगध का विकास, मगध के अंदर पहले बृहदर्थ, या जिसको बृहदर्थ भी कहीं लिखा मिलता वंश होता है। हालांकि इसका टाइम पीरियड के बारे में नहीं है, लेकिन ये प्राचीनतम वंश है। और उस वंश के बाद यहाँ पर आता है, जिसकी अच्छी तरीके से जानकारी हमें मिली, हर्यक वंश है, फिर शिशुनाग वंश है, और उसके बाद नंद वंश है। नंद वंश के बाद फिर मौर्य वंश आता है, फिर मौर्य वंश का भी पतन हो जाता है, चुंग वंश आता है। तो इस तरीके से चुंग, कणव वगैरह जो अलग अलग वंश है, उस वंश को भी हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं वंशों के समय में जो मगध साम्राज्य वो शक्तिशाली हो जाता है, किस तरीके से होता है वो तो हम आगे अलग से पढ़ेंगे। लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है, और लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण। मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक सजेशन दूंगा। मैंने जो कक्षा 12, वैसे राजस्थान बोर्ड में भी इस बार एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, लेकिन इसके साथ साथ में मैंने जो राजस्थान बोर्ड का, जो पिछले साल का जो राजस्थान बोर्ड का पाठ्यक्रम था कक्षा 12 का इतिहास का, वो संपूर्ण वीडियो डाले हुए, उसमें भी ये वीडियो पार्ट है। आप अपना नॉलेज के लिए और एक दूसरे से चीज़ों को जोड़ने के लिए उस पार्ट को आप जरूर देखें। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण, हालांकि अलग अलग बुक्स में अलग मिलता है, किसी में 323 ईसा पूर्व मिलता है, किसी में 322 ईसा पूर्व मिलता है, या एनसीईआरटी ने 321 ईसा पूर्व दिया है। लगभग 272 ईसा पूर्व से 268 या 231 ईसा पूर्व अशोक का शासन। ये नाम सही है अशोक का, हम अधिकतर क्या करते हैं, अशोक नाम ये लिखते हैं, ठीक है ना, जो उनका अभिलेखों के अंदर मिला है। एनसीईआरटी में काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लगभग 100 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है, और जो चुंग साम्राज्य उसकी नींव यहाँ से पड़ती है। फिर लगभग 200 से 100 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर भारत में शक शासन हो जाता है, यानी विदेशी शासन की भारत में शुरुआत हो। दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांडे, और दक्षिण में सातवाहनों का क्या होता है, राज्य स्थापित होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लगभग 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक पश्चिमोत्तर के शक, मध्य एशिया के लोग शासक और रोमन साम्राज्य के साथ हमारा व्यापार होता है। और उसके बाद सोने के सिक्के, ये रोमन साम्राज्य के बारे में हम कक्षा 12 वाले इतिहास में पढ़ेंगे। तो आप अगर उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो जल्द ही वो वाले पार्ट भी आपके सामने आएंगे। फिर लगभग 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण होता है, जो कुषाण वंश का शासक था। फिर लगभग 100 से 200 ईस्वी में सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमिदान के
अभिलिखी, यानी सबसे पहले जो सातवान लोग थे उन्हीं ने ही भूमिदान प्रथा, जो अग्रहार कहा जाती है, ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा शुरू करते हैं। फिर लगभग 320 इसमें गुप्त वंश का जो शासन है वो प्रारंभ होता है। लगभग 335 से 375 समुद्रगुप्त, यही गुप्त वंश का शासक था। लगभग 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी गुप्त वंश का था। और दक्कन में वाकाटक वंश, इनके आपसी संबंध, ये सारी चीज़ें आपने स्पष्ट रूप से नहीं देखी है तो कक्षा 12 का जो पिछली वाला राजस्थान बोर्ड का सिलेबस जिसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई उसमें जाकर आप देख लीजिए। और लगभग 500 से 600 ईस्वी में कर्नाटक के अंदर चालुक्यों का उदय होता है और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय होता है। फिर लगभग 606 से 647 कन्नौज में राजा हर्षवर्धन का काल आता है। और चीनी यात्री सवेनतांग की यात्रा, यानी जो हवेनतांग भी हम कहते हैं या वांचवांग भी इसको कहते हैं, वो एक ही व्यक्ति, उसकी भारत यात्रा होती है। और लगभग 712 से अरबों की सिंध पर विजय। अब देखो यहाँ से क्या होता है, अरबों की सिंध पर विजय से भारत के अंदर जो मध्यकाल प्रारंभ होता है। हालांकि कई सारे लोग यहाँ से नहीं बल्कि भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता की स्थापना कई मानते 1192 ईस्वी में जब तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की पराजय होता थी, उसके बाद का समय मानते कि भारत में मुस्लिम जो यानी मध्यकाल की शुरुआत मानते। तो ये थोड़ा कुछ डिफरेंस है अलग अलग विद्वानों के अंदर, और कुछ ऐसा ही आधुनिक काल में भी डिफरेंस है। कुछ लोग तो कहाँ तक मानते हैं 1707 ईस्वी से, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब से ही आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। और कई लोग 1757 ईस्वी से मानते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो प्लासी के युद्ध के बाद भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। और यहाँ एनसीईआरटी ने लिखा है कि आर्थिक विकास का शुद्ध काल निर्धारण आसान नहीं है, तो इसलिए इनमें उपमादि में अनेक भिन्नताएं और काल रेखा में अंकित नहीं किया गया। और इसी कारण ये अलग अलग बातें भी हमें, अलग अलग तिथि भी हमें देखने को मिलती है। तो इन सारी बातों को देखने के बाद राजा की स्थिति क्लियर हो गई। अब देखो किसान यानी कृषक कहते हैं, पेशेंट कहते हैं। तो अब देखो क्या है, कोई भी राजा होगा, राज्य स्थापना कब होगी, किसानों की, क्योंकि देखो सबको पालन। अब राजा होगा तो वो क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा तो वो सैनिक रखेगा। इन तो राजा का, उन सैनिकों का, अपने कर्मचारियों का भरण पोषण कौन करेगा, उसके लिए राजा को टैक्स लेना पड़ेगा। और टैक्स किससे लेगा, किसान से लेगा। वो अनाज कौन उत्पन्न करता है, किसान करता है। तो राज्यों की स्थापना में भी किसानों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, राज्यों की स्थापना में, नगरीकरण में। और विभिन्न प्रकार के जो नगर है इसके बारे में पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ। फिर आरंभिक राज्य यानी शुरुआती राज्य, जिसमें महाजनपद काल के अंदर देखेंगे, उससे पहले जनपद का समय देखेंगे, जन देखेंगे, है ना। जन से फिर क्या हुआ, पहले जन यानी कबीले होते थे, फिर जनपद हो गए, जनपद से फिर वो महाजनपद बन गए, और महाजनपद से ला के फिर वो क्या हो गए, साम्राज्य का निर्माण हो गया, है ना। जैसे जैसे उनकी शक्तियाँ बढ़ती गई, और इसी साम्राज्य के अंदर जो महाजनपद में से एक जनपद था मगध, और मगध ने क्या कर लिया, बाकी सबको अपने अंतर्गत कर लिया, और उनसे संबंधित अर्थव्यवस्था की गतिविधियाँ यानी आर्थिक, ये तो आगे जैसे जैसे हम पाठ में बढ़ेंगे वैसे आते रहेंगे। तो पहला हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल का मतलब गैप होता है बीच में उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप का मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए, उन्हीं विकासों को हम देखेंगे। कितने वर्ष पूछा है, 1500 वर्ष। अब हड़प्पा सभ्यता का समय हमने देख लिया था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का समय, और उससे आगे के जो 1500 1500 का मतलब है 1500 जो वर्ष है, उस वर्ष के अंदर कितना क्या बदलाव हुआ, उसी बदलाव को हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। और यही वह काल था जब सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। अब लेखन तो उस समय नहीं हुआ था, क्योंकि देखो इस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था, भाषा जरूर थी। ऋग्वेद वगैरह मौखिक परंपरा से ये लोग याद किया करते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी यानी लोग कंठस्थ करवाते थे, बोल बोल करके इसको पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित किया जाता था इस ज्ञान को। इसके लिए अलग से कुछ शिक्षक भी हुआ करते थे, वो भी इसे पीढ़ी दर पीढ़ी या कंठस्थ लोगों को करवाकर इसे स्थानांतरित करते थे। इसका लेखन नहीं हुआ था, तो इस चीज़ को आप थोड़ा नोट डाउन करें। उत्तर भारत, दक्षिण पठार क्षेत्र, ये आगे मानचित्र आएगा उसमें बताऊंगा, और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में
कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई, यानी किसानों की बस्तियां इस समय क्या होने लगी, रहने लगी। जो ताम्रपाषाण काल आता है, दक्षिण के अंदर हम देखते हैं महापाषाण काल आता है, बीच में जो जौरवे संस्कृति वगैरह है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो क्रम है उसके बाद में मानव जो किसान है वो वहाँ पर रहना प्रारंभ होता है। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण, चरवाहा मतलब जो पशु चारण करने वाले लोग, पशुओं को चराने वाले लोग, जैसे भेड़ बकरियां चराने वाले अभी लोग होते हैं, वैसे ही तो उनको चरवा जाते हैं कि भी प्रमाण मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी, कौन सी ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी का मतलब जो 1000 वर्ष है, उसके दौरान मध्य तथा दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार, सब मतलब लास्ट जिसको डेड बॉडी हम कहते हैं, उसका अंतिम संस्कार मतलब उसको कैसे करेंगे, दफन किया गया या उसको जलाया गया, तो उसका अंतिम क्रियाक्रम कैसे किया उसके कि एक नए तरीके भी सामने आए जिससे महापाषाण के नाम से ख्यात मतलब प्रसिद्ध पत्थरों के बड़े बड़े क्या मिले, हमें ढांचे मिले। अब बड़े बड़े ढांचे कैसे मिले इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कई स्थान पर यह पाया गया कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के बने उपकरण और हथियारों को भी दबाए, यानी जो महापाषाण है, ये महापाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थरों की क्या बनाएंगे, शवादान बनाएंगे, और उन शवादानों के अंदर हमें विभिन्न प्रकार के उपकरण और औजार हथियार मिले, और वो किसके बने हुए हैं, लोहे के बने हुए। तो ये दक्षिण भारत के अंदर, और उसके बाद में हम देखते हैं उत्तर भारत के अंदर भी जो लोहे के, जैसे हम देखते हैं महाजनपद काल के अंदर मगध क्यों विकसित हो जाता है, क्योंकि लोहे की स्रोत उसके पास में ज़्यादा थे। तो लोहे की अब खोज ने, किसकी खोज ने, लोहे की खोज ने क्या कर दिया, अब जंगलों को साफ करके बड़ी मात्रा में ज़मीन को साफ करके उस पर खेती की जाने लगी। ऐसे कृषक बस्तियां विकसित हो गई, नगर विकसित हो गए बड़े बड़े, फिर राज्यों का निर्माण हुआ, रास्ते बनाए गए, तो वैसे ही विकास हुआ। और यही काम पहले हड़प्पा सभ्यता या उस समय तक से नहीं था, जब तक तांबे का प्रयोग था। तांबा उतना सख्त नहीं था कि जो कठोर लकड़ी को काट सके, तो इसी कारण लोहे ने क्या की थी, यहाँ पर अभूतपूर्व क्रांति कर दी थी। यहाँ पर हम देखेंगे, वैसे तो ये आगे हमारा आएगा चैप्टर, उसी में हम देखना है, इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। एक अभिलेख सांची मध्य प्रदेश में लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। तो इसमें ये अशोक से संबंधित है, उसमें ये जो लिपि है उस लिपि को यहाँ पर लिखा गया है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ईसा पूर्व मतलब जो 600 ईसा पूर्व से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों के मिलते हैं, आरंभिक यानी शुरुआती। फिर साम्राज्यों और रजवाड़ों राजाओं के लिए दिया है ना, जैसे हम किसी के लिए कहते हैं, जैसे पशुओं के लिए भी आज कहते हैं बाड़ा, तो वैसे राजा लोग थे, राजाओं ने क्या कर दिया, अलग अलग राजाओं ने अपना इलाका बना दिया, तो उन इलाकों के अंदर वो अलग अलग शासन करने लग गए थे, तो इसी कारण उनको रजवाड़ा कहने लग गए थे। जैसे अपने जोधपुर था, बीकानेर था, ये तो चलो मध्यकाल के और आधुनिक काल से संबंधित हैं, कुछ मध्यकाल, बाकी अधिकतर आधुनिक काल से संबंधित हैं, लेकिन वैसे उस समय धीरे धीरे इनकी शुरुआत होती है। यानी जो राजतंत्र है, लेकिन एकाएक पूरा सब जगह राजतंत्र नहीं आता, कुछ जगह गणतंत्र भी होता है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन भी था, जिनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। संगठित मतलब उसको एकत्रित कैसे किया जाता है। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए क्या करेंगे, अभिलेख, ये स्रोत हम पढ़ रहे हैं, साक्ष्य, स्रोत को, साक्ष्य को, प्रमाण, तो अभिलेखों से। अब देखो अभिलेख क्या होते हैं, हम वैसे आगे अभिलेख क्या है उसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन अभिलेख देखो, एक तो पत्थर पर एक बार खुदाई हो गई, एक बार उसको उत्तीर्ण कर दिया, फिर उसमें बदलाव नहीं हो सकता था, स्थान कम होता था, इस कारण इसमें प्रमाणिक बातें ही लिखी जाती थी, और इसमें तिथिक्रम वगैरह महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। फिर ग्रंथ हैं कुछ प्रकार के, और सिक्कों से, चित्रों से, विभिन्न प्रकार इनका हम अध्ययन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, ये एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि ये इतिहास के बारे में सही तरीके से आकलन करना, उसके द्वारा प्राप्त स्रोतों का सही तरीके से अनुमान लगाना बड़ा ही जटिल प्रक्रिया यानी टेढ़ा काम है। और आपको ये भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती, क्योंकि कई बार तो क्या था, पहले वाले पार्ट के अंदर हमने जो देखा था कि किस तरीके से स्मिथ महोदय आदि ने क्या कर दिया था, ब्रह्मवंश, इसका जो मार्शल वगैरह ने क्या कर दिया था,
जो काफ़ी सारा जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी जो जानकारी मिलने वाली थी उसको दबा दिया या फिर उसको अनजाने में ही वो नष्ट हो गया था। तो जितनी जानकारी हमें चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। अब देखो अभिलेखों का जो अध्ययन उसको क्या कहते हैं, अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ये आप नोट डाउन करना। अब देखो हमारा यहाँ आपके सामने आ चुका है, इसको आप ध्यान से देखना। प्रिंसेप और पियदर्सी, ये प्रिंसेप जो जेम्स प्रिंसेप है उनके लिए प्रयोग हुआ है, और पियदर्सी किसको, जो मौर्य राजा था अशोक, मौर्य राजा कौन सा था, अशोक, उसके लिए प्रयोग में हुआ है। अब देखो ऐसा क्यों, पहले तो हम प्रिंसेप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद ये वही जेम्स प्रिंसेप जो किससे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। अब देखो होता क्या है, भारतीय अभिलेख विज्ञान की उल्लेखनीय प्रगति कब होती है, 1830 के दशक में, और ये करने वाले कौन थे, जेम्स प्रिंसेप, जब वो उन्होंने ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों का, देखो मैंने हड़प्पा वाले पार्ट में भी बताया था, किसी भी लिपि को पढ़ने में तभी सहायता मिलती है जब वो दो या दो से अधिक लिपियों में एक ही आदेश को या एक ही लिखावट को, या कह सकते एक ही आदेश को दो या दो से अधिक लिपियों में लिखा गया हो, तो उसमें से एक लिपि अगर पढ़ ली जाए तो दूसरी लिपि की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। वैसे हड़प्पा में कोई मिला नहीं, लेकिन अशोक के जो अभिलेख हैं वो अलग अलग लिपियों में, कई द्विभाषी अभिलेख भी हमें प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा ब्राह्मी, ख्रोष्टी, आरामाइक, यूनानी, विभिन्न प्रकार की लिपियों में अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उनके आधार पर इनको पढ़ने में जो सफलता वो सबसे पहले किसने प्राप्त की थी, जेम्स प्रिंसेप ने। तो जेम्स प्रिंसेप ने, हालांकि आपकी इस बुक्स के अंदर इसमें लिखा है 1838, बाकी अधिकतर बुक्स के अंदर 1837 लिखा कि 1837 के अंदर इसको जो पढ़ने में क्या मिली थी, सफलता मिली थी। किसको, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की थी, जो जेम्स प्रिंसेप ने। इन लिपियों का उपयोग सबसे प्रारंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। कौन से, इस ब्राह्मी लिपि का और ख्रोष्टी का। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदर्सी लिखा, क्योंकि जो मौर्य सम्राट अशोक था उसका वास्तविक नाम नहीं लिखा मिला। हालांकि शुरुआती खोजों में नहीं मिला, बाकी खोजों के अंदर जैसे हम देखते हैं मास्की है, गुर्जरा है, उदय गोलम है, निष्ठुर है आदि, जो इन अभिलेखों में उसका बाद में नाम अशोक मिलता है। और कुछ जगह उनका जैसे पुराणों आदि में उनका नाम अशोक वर्धन भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर अभिलेखों में पियदर्सी है ना, जो देव नाम प्रियदर्शी है, राजा है ना, तो इस तरीके की उपाधियाँ मिली। तो पियदर्शी का यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा को। कई सारी बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि अशोक चरित्र से कुरूप था, अच्छा नहीं था। और एक बार कहा जाता कि कुछ लड़कियों ने उसका मजाक भी उड़ा दिया था। उसने कहा जाता कि जो काफ़ी सारी जो लड़कियां थी उनको इसने मरवा भी दिया था, उसके जो चेहरे की मजाक उड़ाने के कारण। लेकिन यहाँ पर अभिलेखों के अंदर हमें लिखने का पियदर्शी, जिसका मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा, मतलब ऐसी आकृति वाला राजा जो देखने योग्य होता है, जो क्या होता है, जो देखने योग्य होता है और जिसका देखने का मन भी करता है, और जिसको देख के, जिसका मुख देखने से जो कार्य है वो भी क्या होते हैं, आसान हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम क्या मिलता है, राजा का नाम अशोक मिलता है, ये सही लिखावट है। तो ऐसा ही वहाँ पर अभिलेखों, बहुत ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से। इस शोध में आरंभिक जो भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को क्या मिली, नई दिशा मिली। किस शोध से, इस जो ब्राह्मी लिपि को जो पढ़ा गया इसके कारण, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप, ये भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रयोग हुआ है, पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की। देखो वंशावलियाँ क्या करती है, व्यक्ति उससे संबंधित जानकारी पूरी देती है, उसका वंश क्रम वगैरह। तो यहाँ राजवंशों का जो वंश क्रम वगैरह है, उनमें कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, इनके बारे में आप कमेंट करके मुझे बताइए कि वंशावली लेखक कौन कौन होते हैं। और विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का भी इन्होंने क्या किया गया, इन वंशावलियों में उपयोग किया गया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र क्या हो गया, तैयार हो गया था। और मतलब अब एक हम इतिहास को
अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जो क्या था, हड़प्पा काल से बेहतर था, क्योंकि इस काल के अंदर हमारे पास प्रमाणिक स्रोत थे और लिपि को पढ़ भी लिया गया था। इसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया। अब संदर्भ का अर्थ क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कराएं। पिछले वाले जो लास्ट जो अध्याय संख्या 1 का लास्ट पार्ट था, उसमें मैंने इसका आपको अर्थ बताया था और ये छानबीन करने की कोशिश की है कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक और सामाजिक विकास के बीच में भी कोई संबंध था क्या, है ना। तो इनके बीच में निश्चित रूप से संबंध होता है। देखो, जब राजनीतिक बदलाव ही होता है, देखो जहाँ राजनीतिक सत्ता अच्छी होगी, मजबूत होगी राजनीतिक सत्ता, तो उस देश का विकास होगा, उसका आर्थिक विकास होगा, समाज में भी बदलाव आएंगे, सामाजिक विकास भी होगा। जैसे कि हम अशोक का काल देखते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं अशोक के बाद में जब जैसे राजनीतिक परिवर्तन हो गया, तो उसके बाद में आर्थिक ढांचा और सामाजिक ढांचा दोनों ही बिगड़ गया था। शीघ्र ही आभास हो गया कि उनमें संबंध तो थे, लेकिन संवत्सरीय